हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 40 प्रश्न आते हैं। तो उसी से संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से फटाफट आरंभ करते हैं। देखिए, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। मतलब आपका जो स्टूडेंट के साथ व्यवहार होगा वो कैसा होगा। असामान्य अलग अलग होगा, लोकतांत्रिक मतलब सबके साथ बराबर होगा, कि स्वतांत्रिक मतलब आपका जैसा मन करे वैसा होगा, कि परिस्थितियाँ जैसी होगी। तो यदि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, और अपने स्टूडेंट से आपका व्यवहार किस प्रकार का रहना चाहिए, तो लोकतांत्रिक रहना चाहिए, सभी के साथ बराबर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस दृष्टि से 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है कि शिक्षकों के लिए शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है क्योंकि। तो शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन शिक्षक के लिए अनिवार्य क्यों है, इसके लिए आपसे प्रश्न पूछा गया है। कुछ शिक्षक को ही दर्शन शास्त्र का ज्ञान होता है। दूसरा, अधिकांश शिक्षक गलत दर्शन को अपनाते हैं। तीसरा, शिक्षक स्वयं का दर्शन विकसित करने में असफल रहते हैं। और चौथा, अधिकांश शिक्षक शैक्षणिक दर्शन शास्त्र से अनभिज्ञ होते हैं। तो देखिए, शिक्षकों के लिए शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य होता है क्योंकि शिक्षक जो होता है वो स्वयं का दर्शन विकसित करने में असफल रहता है। इसीलिए पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय क्या है। ठीक है, तो निराशाजनक है, सम्मानजनक है, आरामदायक है, कि रोजगार मूलक है। वैसे देखिए, आजकल के जितने भी टीचर हैं वो इस नौकरी को, ठीक है, क्या मान लिए हैं, आरामदायक बना लिए हैं। लेकिन वास्तव में जो शिक्षा का व्यवसाय है वो सम्मानजनक है। ठीक है, भले ही आजकल के शिक्षक अपना सम्मान अपने न पढ़ाने की शैली के चलते खो रहे हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षा का जो व्यवहार है या व्यवसाय है वो सम्मानजनक है। ठीक है, अब के टीचर के बाद अलग अलग प्रकार के टीचर हैं अब। ठीक है, कोई कोई तो इतना गंदा टीचर है कि आपको नशीली पदार्थ का सेवा करके और पढ़ाते हैं, जैसे पान गुटखा वगैरह। आगे है 4 नंबर पर, पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है। तो शिक्षण को आसान एवं रुचिकर बनाने के लिए। दूसरा, शिक्षक की सहायता के लिए। तीसरा, अधिगमकर्ता को किसी विषय को अच्छी तरह से समझाने में सक्षम बनाने के लिए। चौथा, विद्यार्थियों में चिंतन कौशल का विकास करने के लिए। तो देखिए, पाठ्यक्रम में जो पाठ्य सहभागी क्रियाओं को शामिल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अभिगमकर्ता को किसी विषय में अच्छी तरह से समझाने में सक्षम बनाने के लिए। यानी कि यदि हम लोग प्रैक्टिकल करके किसी तथ्य के बारे में बताएं तो और बच्चों को अच्छा से जानकारी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं। पहला है आदर्शवादी दर्शन, दूसरा करुणा, तीसरा अनुशासन, चौथा मनोरंजक। तो विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण का सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो आदर्शवादी दर्शन टीचर में होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यदि करुणा रहेगा उसमें ज़्यादा तो बच्चे को यदि मान ले कोई होमवर्क नहीं बना कर जाएगा तो उसको पीट नहीं पाएगा। सिर्फ अनुशासन टीचर रहेगा वो भी अच्छा से व्यक्ति सभी को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आदर्शवादी दर्शन टीचर में होना बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थियों की प्रगति जानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, उनका परीक्षण करना भी है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कि उनकी वृद्धि देखना, उनकी राय जानना, यानी में से कोई नहीं। तो हम लोग स्टूडेंट को कैसे जान सकते हैं कि उनमें टैलेंट और वृद्धि हो रही है कि कम हो रही है, तो उनका हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे इसके बाद कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव
किसका पड़ता है? माता पिता का, अध्यापक का, मित्र का, सहपाठी का? तो स्टूडेंटों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव माता पिता का पड़ता है और दूसरा नंबर पर टीचर का पड़ता है। ठीक है, टीचर यदि स्टूडेंट लोगों को अच्छा मिल जाए तो स्टूडेंट लोग भी टीचर के जैसा ही बनने के लिए धीरे धीरे जो है वो प्रेरित हो जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, अधिगम का सर्वोच्च स्तर है। तो अधिगम का जो सर्वोच्च स्तर होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 1 में समस्या समाधान, 2 में अवधारणात्मक अधिगम, और 3 में श्रृंखलाबद्ध अधिगम, और 4 में मौखिक अधिगम। तो अधिगम का जो सर्वोच्च स्तर होता है वो अवधारणात्मक अधिगम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक है तो स्टूडेंट का सहयोग प्राप्त हो, विद्यार्थियों की सीखने की भावना हो, शिक्षक शिक्षण कार्य में निपुण हो, और ये सभी, यानी कि अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए एक क्लास में इन सभी चीज़ों का होना अति आवश्यक है। यानी कि ये सभी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। मानव द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है? मस्तिष्क से, मुख्य से, इंद्रियां से, हाथ पैर से? तो जो संप्रेषण संपन्न होता है मानव द्वारा, वो मानव की इंद्रियों द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, यदि एक विद्यार्थी, ठीक है, आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा कर देंगे, उसके अभिभावक से कहेंगे, परीक्षा में उसे कम अंक देंगे, कि उसे दंडित करेंगे? तो उसकी उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय का समर्थन होना चाहिए एकीकृत शिक्षा में, शिक्षण अधिगम की उत्तम शिक्षण वस्तुएं होना चाहिए, कि शिक्षण की अभिवृद्धि में परिवर्तन होना चाहिए, कि पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता होनी चाहिए। तो एकीकृत शिक्षा की सफलता के लिए जितने भी सिलेबस होगा, पाठ्य पुस्तक होगा, उनमें क्या होना चाहिए? उत्कृष्टता होना चाहिए। ये अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण कार्य संपन्न करना, कक्षा में व्याख्यान देना, विद्यार्थियों की देखरेख करना, कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। तो एक शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। चलिए आगे का प्रश्न है कि एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो, ऑप्शन नंबर 1 है जो पाठ्यक्रम पूरा कर देता है, 2 है सीखने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, 3 है कि वह एक मित्र दर्शन शास्त्री व निर्देशक की तरह कार्य करता है, और 4 है कि अच्छा अनुशासन बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वह एक मित्र दर्शन शास्त्री व निर्देशक की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह एक अच्छा टीचर का गुण है। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने से विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं, अनुशासन बना रहता है, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, कि विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट होता है। तो जी हाँ, एक टीचर के द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाने से स्टूडेंटों का जो ध्यान होता है उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाता है। मान लेते हैं कि एक प्रश्न कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, और समझाते हुए बीच बीच में स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछते जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट यदि उस प्रश्न को समझने में ध्यान नहीं दे रहा होगा, टीचर के द्वारा प्रश्न सुनने के बाद वो भी ध्यान देगा, क्योंकि उसमें कुछ डर आ जाएगा कि प्रश्न का आंसर हम नहीं देंगे तो टीचर हमको पीटेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट होता है इससे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रेक्षण विधि के अंतर्गत आती है? मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि, कि इनमें से सभी?
तो जो प्रेक्षण विधि के अंतर्गत आता है वो कथा बोध विधि होता है। 16वां, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है। आप एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों के विकास के लिए क्या करेंगे? तो इन मूल्यों के विकास के लिए शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्य करने की प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा है व्याख्यान देंगे। तीसरा है नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियाँ का प्रदर्शन करेंगे। और चौथा है कि आप स्वयं को आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है, ये हम लोग जानते हैं। एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों के विकास के लिए एक शिक्षक को नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियाँ प्रदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक का कक्षा का व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। दूसरा, इससे विद्यार्थी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तीसरा, अधिगम के लिए उचित माहौल निर्मित होता है। और चौथा, विद्यार्थी से प्रश्न होते हैं। तो शिक्षक का कक्षा का व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि अधिगम के लिए एक कक्षा का उचित माहौल का निर्माण करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अधिगम के लिए उचित माहौल निर्मित होना अति आवश्यक चीज़ है। विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक को अच्छा व्यवहार स्थापित करने के लिए चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों से प्यार करें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तित्व रूप से ध्यान दें। चौथा, अच्छे से बात करें। तो टीचर सिर्फ प्यार करने में रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? दूसरा है कि उनके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिएगा तो आपको से वो डर हट जाएगा। बच्चा में थोड़ा बहुत डर भी आवश्यक है। अच्छे से बात से रिलेटेड नहीं है, अच्छे से बात करने से भी कोई प्रश्न कोई स्टूडेंट थोड़ी समझ सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है क्योंकि देखिए कक्षा चाहे जो भी हो उसमें एक तेज स्टूडेंट होता है और एक मध्यम होता है और एक थोड़ा स्लो माइंड वाला स्टूडेंट होता ही है। तो यदि व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो स्टूडेंट तेज है और जो सबसे कमज़ोर है तो उन लोग की जो अधिगम होगी, उनके जो सीखने की क्षमता होगी चूँकि कम है, तो जो कम सीखेगा मतलब जो कम तेज था वो तो और कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि कोई विद्यार्थी आप पर यह आरोप लगाता है कि आपने उसे परीक्षा में कम अंक दिए हैं तो आप क्या कीजिएगा? आप उसके आरोपों को नकार देंगे, उसे दंड देंगे कि उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाकर कम अंक आने का कारण समझाएंगे या बताएंगे या उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका पेपर होगा एग्ज़ाम पेपर, सबसे पहले हम लोग उसके एग्ज़ाम पेपर को लाएंगे और उसके एग्ज़ाम पेपर को खोलकर उसको समझाएंगे कि बाबू तुम्हारा अंक कम कैसे आया। ठीक है, अब हम लोग वन लीनियर महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। ठीक है, प्रश्न है विकास की प्रक्रिया संबंधित होती है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम से एवं कौशल अधिगम से संबंधित होती है। प्रश्न अगला है अधिगम के लिए आवश्यक है। तो अधिगम के लिए बालक की मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वास्थ्यता अति आवश्यक है। ठीक है, आगे है कि कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। तो कौशलात्मक अधिगम के लिए जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे है इसके बाद प्रश्न है कि व्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए एक व्यक्तित्व गुण के सीखने में आवश्यक होता है। तो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास। आगे है स्वस्थ शरीर में निहित होता है। तो यदि स्टूडेंट का जो शरीर है वह स्वस्थ है
तो उसका भी जो मन होगा वो कैसा होगा, स्वस्थ मन होगा। गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है, तो गतिविधि आधारित अधिगम के लिए शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है कि विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है, तो उनका शारीरिक विकास उनमें कारण आते हैं। शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान देता है और यह अधिगम में योगदान देता है तथा कौशलों के सीखने में भी योगदान देता है। यानी कि शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण इसीलिए हम लोग मानते हैं अधिगम में। आगे बढ़ते हैं। अवधान का संबंध किससे होता है, तो अवधान का संबंध मानसिक विकास से होता है। अगला प्रश्न है, प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है, तो मानसिक विकास प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए अति आवश्यक है। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियाँ हैं, तो स्मृति, अवधान और चिंत, ये जो है अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियाँ हैं। उसमें स्मृति, याद करने की टैलेंट होनी चाहिए। उसका जो चित्त है, वो मन है, वो चंचल होना चाहिए और उनमें अवधान की शक्तियाँ होनी चाहिए। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर होता है, तो मानसिक विकास के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है, तो मानसिक विकास के आधार पर चिंतन की प्रभावशीलता जो है वो प्रदर्शित करती है। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मानसिक शक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी कार्य को सीखने की सफलता के लिए आवश्यक होता है, तो उचित मानसिक विकास और उचित शारीरिक विकास अति आवश्यक है। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है, तो मानसिक विकास यदि थोड़ा स्लो हो, कहने का मतलब दिमाग यदि मंद बुद्धि वाला हो, तो अधिगम करने में आपको क्या होगी, वो प्रभावित करेगी। ठीक है, विकास के लिए आवश्यक है, तो उत्तम स्वास्थ्य जो है वो विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षण व अधिगम दोनों पर। यदि शिक्षक टेंशन में होकर के पढ़ा रहा है, तो किसी भी प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से डिस्कस स्टूडेंट के साथ नहीं कर पाएगा। भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश है, तो ये है संवेगात्मक विकास। सृजन की प्रक्रिया किस समय से बाधित होती है, तो घृणा से बाधित होती है। व्यवहार के सीखने में योगदान होता है, तो संयोगों का व्यवहार के सीखने में योगदान होता है। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है, तो किशोरावस्था में ही शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता को सीखता है। एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है, उसका यह प्रयास माना जाता है, तो उसका यह प्रयास संवेग द्वारा सीखना माना जाता है। संवेग द्वारा सीखना माना जाता है। व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है, तो संवेग का स्थायित्व पर उसका योगदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाल कथन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में विकास संवेग का योगदान होता है, तो आत्म अभिमान का क्या होता है, आत्म अभिमान का। एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है, इसके मूल में उद्देश्य निहित होता है। चारित्रिक उसका उद्देश्य निहित होता है, नैतिक निहित होता है उद्देश्य उसका,
और सामाजिक विकास का उद्देश्य उसमें निहित होता है। मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है तो अस्थायित्व का एवं सामाजिक निर्णय लेने का मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है। चरित्र को माना जाता है तो सामाजिक धरोहर चरित्र को माना जाता है। आगे है इसके बाद कि एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है, उसकी यह सीखने की प्रक्रिया है, सकारात्मक है। आगे है इसके बाद कि चारित्रिक विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है। तो कैसे सीखता है? पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षक एवं विद्यालय से सीखता है। आगे है कि नैतिक क्रियाओं को सीखने के लिए या सीखने के समय बालक की आयु होती है तो लगभग 4 वर्ष की होती है। बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है? तो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में करता है। आगे है, एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण करना सीखता है तो उसको सीखने की प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है, तो चारित्रिक विकास की भावना उसमें समावेशित होता है। आगे है कि हम भी भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है। ठीक है, तो बालक व्यवस्था में यानी कि बाल अवस्था में ही वह सीख लेता है। अच्छे चरित्र की ओर संकेत करता है तो उसकी नैतिकता, मानवता और कर्तव्य निष्ठा। आगे है क्रो एंड क्रो, ठीक है, के अनुसार जन्म के समय बालक होता है तो सामाजिक व असामाजिक दोनों होता है। ठीक है, बाद में उस पर यह डिपेंड करता है कि उसने क्या सीखा। बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है तो सामाजिक विकास की अवस्था में सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है। गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता है तो बाल्य अवस्था में ही अपना गिरोह बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो सीख जाता है। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है तो शैशवावस्था के अंत तक वो सीख जाता है सामूहिक व्यवहार। किशोर अवस्था में बालक को द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में स्थिरता का समावेश होने का कारण है तो संवेगों की तीव्रता इसका प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है? तो किशोरावस्था में संभव होती है। आगे है इसके बाद, सामाजिक विकास एवं कार्यों के सीखने में प्रभाव होता है तो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है तो खेल व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो है सहायता करता है। आगे है, तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है तो भाषाई विकास का तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि भाषा को परिष्कृत करने का साधन है तो विद्यालय जो है वो भाषा को परिष्कृत करने का एक साधन होता है। आगे है, शैशवावस्था में भाषाई तथ्यों को सीखने के लिए सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता पर उस बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। आगे है, सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 250 तक शब्द की किस आयु वर्ग में सीखता है? तो 2 वर्ष में। आगे है, सृजनात्मक विकास में निहित होती है तो बाल कल्पना निहित होती है। बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौने का निर्माण करना सूचक है तो सृजनात्मक विकास का सूचक है। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है तो मंद जो है वो स्वरूप होता है। गणित में सृजनात्मक के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है तो गणितीय आकृतियों को बनाना प्रदान किया जा सकता है। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है
सामाजिक स्थिति से। भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है तो स्वास्थ्य एवं बुद्धि इसका कारक है। आगे इसके बाद कि भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है तो हकलाने से एवं तुतलाने से। बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है तो सृजनात्मक विकास पर निर्भर करता है। आगे है, बालकों को कविता के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कविता में निहित होती है सौंदर्य निहित होती है। सौंदर्य आत्मक विकास एवं मूल्य अधिगम से संबंधित है तो प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इसमें निहित होता है सौंदर्य एवं भावपरक निहित होता है। सीखने को नियमों के प्रतिपादक है तो थॉर्नडाइक इसके प्रतिपादक हैं। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही कहलाता है। उद्दीपक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहलाता है कि मिस्टेक से कुछ सीख गए। सीखने के नियम आधारित होता है तो प्रयास एवं त्रुटि विधि पर आधारित होता है। आगे है इसके बाद कि व्यवहार के कारण व्यापार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है ऐसा कहा गया है तो गिलफोल्ड के द्वारा कहा गया है। पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अधिगम के विभिन्न विद्वान व्याख्या करते हैं तो अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया के बारे में व्याख्या करते हैं। लगने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया गया था? तो एक कुत्ते पर किया गया था। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक हैं तो कोहलर इसके जनक हैं। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जाता है? सदाचार और सदुव्यवहार। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके एवं अनुभव करके पूर्ण आकृति बनाते हैं वह है तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। बालक को सीखने के समय जिस क्रिया में सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है यह कथन है तो सुप्त अधिगम का यह कथन है। सीखने का सूझ सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? तो चिंपैंजी पर किया गया था। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास। आगे है इसके बाद कि लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है तो ड्रेवर ने इसका महत्व माना है। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है तो धीमी हो जाती है। अधिगम की प्रक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता? अयोग्य प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता। सीखने की प्रतिक्रिया संपादित होती है तो शिक्षकों से संपादित होती है। बंडूरा के अनुसार प्रतिरूपों का बालक द्वारा अनुकरण किया जाता है जो पुरस्कृत साधकों पर नियंत्रण रखते हैं जो उच्च स्तर रखते हैं। बंडूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक पुरस्कार संबंधित है। बंडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? तो बालकों पर किया था। बंडूरा ने प्रमुख रूप से अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं को किन तत्वों पर स्थान प्रदान किया? पुरस्कार और दंड को। बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता? तो दंडित व्यवहार का। बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे तो 3 भाग थे। बालकों द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूपों को किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? पुरस्कृत व्यवहार का। तदतमीकरण का आशय है प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंडूरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? तो तदात्मीकरण का सिद्धांत का किया जाता है। अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार पर करता है।
एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वह भी उसी का अनुकरण करने लगता है। यह उसका अनुकरण माना जाता है तो ईर्ष्या के आधार पर माना जाता है। एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षकों के प्रतिरूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होता है तो आदतों की समानता पर आधारित होता है। मोहन अपने बड़े भाई को दूसरे की सहायता करते हुए देखकर परिणाम स्वरूप वह भी इस कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशालीता की। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में अस्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है। सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है, अस्थायी अधिगम उत्पन्न करती है। सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं अस्थायी गति होती है तो शिक्षित समाज में होती है। आगे इसके बाद है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों को सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है तो शिक्षा से संपन्न है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।